सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से अंदर आ चुकी थी। जोनिया की आंख खुली तो मोबाइल पर कई मिस कॉल्स जगमगा रही थीं। सब उसकी माँ की थीं। साथ ही व्हाट्सएप पर कई मैसेजेस भी आए हुए थे। दिल में एक झटका सा लगा। उसने फौरन कॉल मिलाई। दूसरी तरफ उसकी माँ बेहद परेशान थी। कहाँ थी तुम? पूरी रात तुमसे राब्ता नहीं हो पाया। मैं तो डर गई थी जोनिया। जोनिया ने नरमी से जवाब दिया। अम्मी सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली के घर आई थी, कुछ काम था, वहीं थकन हो गई तो उधर ही सो गई। आप तो जानती है ना, अली के घर की एक चाबी मेरे पास ही होती है। माँ की सांस बहाल हुई। बस तुम ठीक हो, यही काफ़ी है। आगे से बता दिया करो, दिल घबरा जाता है। जोनिया ने इत्मीनान दिलाया। फिर फ़ोन बंद करके पलटी तो अली की रूह खामोशी से उसे देख रही थी। उठ जाओ, अली ने कहा। जोनिया ने हैरानी से पूछा, तुम सोते नहीं हो? अली के चेहरे पर एक थकी थकी सी मुस्कुराहट आई। सिर्फ जिस्म सोता है, रूह नहीं। जोनिया ने गाड़ी की चाबी उठाई, अली की पुरानी गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गई। जब वो घर पहुंची तो माँ ने दरवाज़ा खोला, गले लगाया और बेख्तियार चेहरा चूमने लगी। जोनिया ने कपड़े बदले, फिर दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करते हुए जोनिया अंदर से खामोश थी मगर दिल में तूफान था। अम्मी, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम है। माँ ने सर हिला दिया। अब एक राज था जो सिर्फ जोनिया जानती थी कि दुनिया में सिर्फ वो ही अली को देख सकती है। अली अब हर उस जिस्म में दाखिल हो सकता था जिसके करीब वो जाए, मगर वही उसे देख पाएगा जिसमें वो हुलूल करेगा। जोनिया खामोशी से अली के साथ उसके पुराने जिम पहुंची। जिम में मामूल के मुताबिक हलचल थी। मशीनें चल रही थीं। पसीने में भीगे हुए जिस्म एक दूसरे को देखकर मुकाबले की फजा पैदा कर रहे थे। जोनिया की नज़र सीधी जिम इंस्ट्रक्टर सलमान पर पड़ी, जो बेफिक्री से वेट लिफ्टिंग में मसरूफ था। उसकी मुस्कुराहट में रौनक थी, जैसे दुनिया का मालिक हो। अली की आंखों में एक चमक लहराई और वो बेआवाज़ सलमान की तरफ बढ़ा। फिर अचानक उसके अंदर दाखिल हो गया। जोनिया ने खामोशी से ये सब देखा और हौले से मुस्कुरा दी। अब सलमान के चेहरे का रंग बदल चुका था। वो एकदम से हद से ज्यादा वजनी डंबल्स की तरफ बढ़ा, जिन्हें देखकर आसपास के लोग भी चौंक गए। इतना हैवी? पागल हो गए हो क्या? पास खड़े एक लड़के ने हैरत से कहा। मगर सलमान नहीं रोका। उसने भारी तरीन डंबल्स उठाए और बेंच पर आकर लेट गया। सब हैरत से देखने लगे। किसी ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दी। आज तो तारीख बनने वाली है भाई, किसी ने शौखी से कहा। सलमान ने डंबल्स सीने पर रखे। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर अचानक उसकी सांसें रुकने लगी। चेहरा नीला पड़ने लगा। जुबान बाहर निकल आई। आंखें फटने लगीं। लोग पहले तो समझे कि ये शायद कोई स्टंट है, मगर जब चीखें निकलने लगी तो भागकर उसके पास पहुंचे। मगर तब तक देर हो चुकी थी। सलमान के जिस्म ने दम तोड़ दिया था। वहीं बेंच पर सबके सामने अली उसके अंदर से निकल चुका था और इस बार उसने अपने इंतकाम का पहला कदम उठा लिया। जोनिया ने जिम से निकलकर गाड़ी की चाबी घुमाई। जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई सामने वाली सीट पर बैठ चुका है। वो चौंकी, नजर उठाई। अली खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठा था, चेहरे पर गहरी संजीदगी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। जोनिया के लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। उसके दिल में अजीब सा सुकून था। जिसने तुम्हें मुझसे छीना था, उसमें से एक जहन्नम वासिल हो चुका है, जोनिया ने धीमी आवाज में कहा। अली खामोश रहा, सिर्फ विंडो स्क्रीन की तरफ देखता रहा। मगर उसकी खामोशी भी जोनिया के लिए काफी थी। अगला दिन, अगला शिकार, अगली लाश। जोनिया अपने घर पहुंची। थकन थी मगर दिल में चिंगारी तेज हो रही थी। इस बार निशाने पर थी रिमिल, सलमान की गर्लफ्रेंड। खूबसूरत, चालाक और कातिलाना मुस्कुराहट वाली वो लड़की जिसने अली की मौत में खामोशी से हिस्सा डाला था। जोनिया लेटते हुए अली से बोली, अब बताओ उसे कैसे मारा जाए? अली खामोश था, मगर जोनिया के अंदर एक ख्याल उभरने लगा, जैसे अली की रूह उसके दिमाग में तस्वीर खींच रही हो। रेमल अकेली रहती थी और इसका जुनून था वीआर गेमिंग। वो रोज रात को ऑक्यूलस हेडसेट पहनकर वीडियो गेम्स की दुनिया में गुम हो जाती। कत्ल का तरीका यही हो सकता था, उसे उसी की दुनिया में कैद करके मारा जाए। अगले दिन जोनिया एक नए नाम से रिमल को इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है।
Hey, want to test an exclusive horror VR game before global release? रिमल चूंकती है। चूंकि वो गेमिंग इन्फ्लुएंसर भी थी, उसे ये मौका बड़ा दिलचस्प लगा। वो फौरन रिप्लाई करती है और उसे एक लिंक मिलता है जिसमें एक्सक्लूसिव वीआर ट्रायल हॉरर मोड लिखा होता है। रिमल ने रात को कमरा बंद किया, लाइट्स ऑफ की और वीआर हेडसेट पहन लिया। चंद सेकंड्स बाद वो एक अजीब सी हवेली के अंदर खड़ी थी। धुंध, शोर और किसी के कदमों की आहट। ये कोई आम गेम ना थी, ये अली का जाल था। गेम के अंदर वो एक राहदारी में भागती है। पीछे से एक साया उसके ताकुब में होता है। उसकी आवाज सुनाई देती है, रिमल कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें पहचानता हूँ। रिमल चीखती है, हेडसेट उतारने की कोशिश करती है, मगर हेडसेट लॉक हो चुका था। वो बाहर नहीं निकल सकती। तब एक आईने के सामने वो खुद को देखती है। उसके चेहरे पर खून बह रहा होता है, उसके गले पर कट, और आईने में अली खड़ा होता है पीछे, मुस्कुराते हुए। अली आगे बढ़ता है, उसके हाथ में एक खून आलूद वीआर कंट्रोलर होता है, और जैसे ही वो उसे आईने में रिमल की गर्दन के पास ले जाता है, हकीकी दुनिया में रिमल का जिस्म लरसता है और उसके गले पर खुद ब खुद जख्म बन जाता है। एक आखिरी चीख और हेडसेट के अंदर गेम ओवर की स्क्रीन आती है। अगले दिन रिमल की लाश उसके बेड पर पड़ी होती है, आंखें खुली और ऑक्यूलस हेडसेट ऑन। पुलिस ये समझ ही ना सकी कि वर्चुअल गेम खेलते हुए किसी के गले पर जख्म कैसे बन सकता है, मगर जूनिया जानती थी। दो कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। रिमल और सलमान अब अली के इंतकाम की आग में जल चुके थे। अब बाकी रह गए थे 3, जिनमें एक अली का बचपन का दोस्त वकास था, जिसे अली आखिरी में ख़त्म करना चाहता था। बाकी 2 वो थे जो सलमान के साथ रहते थे, इरफान और शानी। छोटे मोटे चोर मगर दिल में बड़े ख्वाब, चाहते थे कि किसी दिन बड़े गैंगस्टर बने। मगर अब वो खुद एक साये का शिकार होने वाले थे, ऐसे साये का जो न दिखता है न पकड़ा जा सकता है। अली और जूनिया ने फैसला किया, इन दोनों को एक साथ ख़त्म करना है, एक ही वक्त, एक ही जगह, और ऐसा अंजाम देना है कि ना जूनिया का नाम आए, ना कोई सबूत बचे, बस खौफ रह जाए, खामोशी और लाशें। जूनिया गाड़ी में बैठी अली का इंतज़ार कर रही थी। रात का वक्त था, फ़ज़ा में अजीब सा सुकूत और ठंडक थी, जैसे हवा भी कुछ होने का इंतज़ार कर रही हो। अली ने जाने से पहले उसे रोका था। जूनिया, ये काम मेरा है, तुम गाड़ी में ही रहो, ये जगह, ये लोग ख़तरनाक है। जूनिया ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। जिस दिन तुम मरे थे उस दिन भी मैं नहीं थी, मगर आज जब तुम कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाओगे तो मैं ज़रूर वो लम्हा देखूंगी। अली खामोश हो गया। उसकी रूह में एक नरम सी लहर उठी। वो जानता था जूनिया उसका साया बन चुकी है। वो दोनों सलमान के पुराने फ्लैट के करीब पहुंचे, मगर जूनिया वहीं गाड़ी में रुकी रही। ना अंदर गई, ना दरवाज़ा खोला, बस अली की आंखों से उसकी रूह के साथ अंदर दाखिल हुई। अली ने अपने तरीके से खामोशी से अंदर दाखिल होकर हर चीज़ का जायज़ा लिया। कोई चाबी इस्तेमाल ना हुई, ना कोई ताला तोड़ा गया। अली अब एक साया था जो दरवाज़ों से गुजर सकता था, गैस पाइपलाइन के गिर्द गर्दश करता, पंखे की वायरिंग में थरथराहट पैदा करता, और फ़ज़ा में मौत का खामोश पैगाम भी। और जूनिया गाड़ी में बैठे बैठे अपनी सांसों की गिनती कर रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ सर्द थे, मगर आंखों में कोई पछतावा ना था। कुछ देर बाद एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। गाड़ी थोड़ी सी लरस गई। जूनिया की आंखों में नमी आ गई, मगर चेहरे पर एक इत्मीनान भी था। 2 और कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। अब खामोशी से अली गाड़ी में वापस आ गया। सामने वाली सीट पर बैठा, न कुछ कहा न कुछ पूछा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा, जैसे गवाह तलाश रहा हो, या शायद अब आखिरी इंतकाम के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। वकास, तुम्हारी बारी आने वाली है। रात का अंधेरा मुकम्मल हो चुका था। लाहौर के एक पुराने इलाके में एक तंग सी गली के सिरे पर एक जर्द बल्ब जल रहा था जो झटपटे में झूमता दिखाई देता था। अली और जूनिया को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। आखिरी खेल शुरू होने वाला था। वकास अब खौफ में जी रहा था। वो जान चुका था कि अली के कत्ल में जो भी शामिल था एक एक करके मर रहा है।
سلمان، اس کی گرل فرینڈ اور اس کے دونوں ساتھی، سب کی لاشیں اپنے انجام کی گواہی دے چکی تھیں۔ اب وقاص کے دل میں صرف ایک خوف تھا، میری باری کب ہے؟ اسی خوف نے اسے ایک اور راستہ دکھایا۔ اس نے تھانے جا کر زونیا کے خلاف باقاعدہ رپورٹ درج کروا دی، پیسے دیے، ثبوت کھڑے، اور پولیس سے کہا یہی لڑکی ہے جو سب کے قتل میں ملوث ہے، بس ابھی پکڑی نہیں گئی۔ پولیس نے زونیا کے موبائل کی لوکیشن دیکھی، ہر قتل کی جگہ کے آس پاس اس کی موجودگی نظر آئی۔ حالانکہ کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا، مگر پیسے اور سیاسی دباؤ نے قانون کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ زونیا کو انویسٹیگیشن کے نام پر گرفتار کر لیا گیا۔ جب زونیا کو تھانے لے جایا جا رہا تھا، علی اس کے ساتھ تھا۔ کسی کو نظر نہیں آیا، مگر وہ اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ اس نے زونیا کے کان میں سرگوشی کی، تم فکر نہ کرو، اب وقاص کی باری ہے اور میں خود یہ کام انجام دوں گا، ایسا طریقہ جس سے تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ اس رات علی لاہور کے ایک پرانے ہاسٹل کی طرف گیا جہاں وقاص رہائش پذیر تھا۔ وقاص اب مطمئن تھا، زونیا جیل میں تھی اور اسے لگا خطرہ ٹل چکا ہے، مگر قسمت کا کھیل عجیب ہوتا ہے۔ علی بغیر دروازہ کھولے اندر داخل ہوا اور کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کمرے میں وقاص اکیلا نہ تھا، ایک بوڑھا چالاک چہرہ کرسی پر بیٹھا تھا، علی کا چچا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اور یہ دیکھو، یہ اس کی وصیت ہے جس میں علی نے اپنی ساری جائیداد زونیا کے نام کی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس نے یہ وصیت وکیل کو نہیں دی تھی، بس اب اسے جلا دیتے ہیں۔ وقاص جلدی میں بولا، مجھے میرا حصہ جلدی دے دو، مجھے ملک سے باہر جانا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی اگلا نہ ہو جاؤں، تم جانتے ہو نا کہ باقی سب مر چکے ہیں۔ تبھی کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا چلی، پردے ہلے، کاغذات فضا میں اڑنے لگے، کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ چچا اور وقاص ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دروازے کے پیچھے سے ایک آواز آئی، واہ واہ، کیا کھیل کھیلا ہے تم دونوں نے۔ تالیاں بجنے کی آواز گونجی۔ علی کا سایہ دروازے کے بیچ کھڑا تھا، چہرہ دھندلا مگر آنکھیں شعلہ بن چکی تھی۔ میں علی ہوں اور اب حساب چکتا ہونے والا ہے۔ چچا اور وقاص کے چہرے سفید پڑ گئے۔ وقاص کی زبان لڑکھڑائی، علی ہے؟ علی کا سایہ آہستہ آہستہ بڑھا اور پھر لمحوں میں وہ وقاص کے جسم میں داخل ہو گیا۔ وقاص کے جسم نے جھٹکے لیے اور اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ اب جو وقاص بول رہا تھا وہ علی تھا۔ علی اب وقاص کے جسم میں چچا کی طرف بڑھا، تم نے میری پرورش نہیں، میرے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر وقاص نے چچا کا گلا دبوچ لیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک چچا کی سانسیں نہیں رک گئیں۔ چچا کی لاش فرش پر گری اور علی وقاص کے جسم میں وہ تمام کاغذات سمیٹ کر باہر نکل آیا۔ اس نے ایک پرانی ڈاک خانے میں جا کر علی کی اصل وصیت وکیل کو پوسٹ کر دی تاکہ جائیداد زونیا کے نام منتقل ہو جائے۔ اب آخری کام باقی تھا، خود کو ختم کرنا۔ گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، رات کا وقت تھا، بارش شروع ہو چکی تھی۔ علی جو اب وقاص کا جسم سنبھالے ہوئے تھا، پل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پل کے بیچ آ کر اس نے ایک آخری نظر آسمان کی طرف ڈالی۔ انتقام مکمل، اب سکون کی طلب ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ گھمایا، گاڑی بے قابو ہو کر دریا میں جا گری۔ چند لمحوں بعد خاموشی، پانی پر کچھ بلبلے اور پھر موت کی مکمل گود۔ اگلی صبح زونیا کو پولیس نے رہا کر دیا۔ وکیل نے اس سے رابطہ کیا اور بتایا، علی کی وصیت ہمیں مل گئی ہے، اب ساری جائیداد آپ کے نام ہے۔ زونیا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، شکریہ علی، تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے دل میں زندہ رہو گے۔ وقاص نے پل سے گاڑی گرانے سے چند لمحے پہلے پولیس انسپکٹر کو واٹس ایپ پر مختصر مگر چونکا دینے والا پیغام بھیجا، علی کا اصل قاتل ہوں، علی کے چچا نے مجھے رقم دی، میں نے سلمان اور اس کے ساتھیوں سے قتل کروایا، اب سب مر چکے ہیں، میں بھی خودکشی کر رہا ہوں، علی کی لاش فلاں جگہ دفن ہے، لوکیشن ملے، میری لاش پل کے نیچے ملے گی۔
पैगाम के फौरन बाद गाड़ी दरिया में जा गिरी। अगली सुबह पुलिस ने वकास की लाश निकाली। अली की लाश भी बताई गई जगह से बरामद हुई। जूनिया पर से तमाम इल्ज़ामात ख़त्म हो गए।